जय हिंद साथियों। कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग। क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बता दीजिए एक बार। क्या आप सभी तक आवाज पहुंच रही है? सभी का स्वागत है इस मध्य प्रदेश दर्शन के इम्पोर्टेंट सीरीज में। आज हम जबलपुर जिला दर्शन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि 2 दिन से, कल और परसों की क्लास में कुछ विशेष जो भी समीक्षा क्लास की गई, जो मैसेजेस लिखे गए बहुत अच्छे, वो नाम नहीं लिए गए थे, तो आज उनका नाम लेते हैं। इसके अलावा ये बता दीजिए, क्या आपको ट्रेन में बढ़िया मजा आ रहा है? क्या आपने द्वारका प्रसाद मिश्र की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन ली? क्या आपने रानी दुर्गावती की शौर्यता की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन ली? क्या आपको जबलपुर के ऐतिहासिक और राजनीतिक व्यक्तित्व जो प्रधान रूप से इंपॉर्टेंट है उनकी जानकारी हो गई? थोड़ा सा आज रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ नाम, जैसे जो परसों की क्लास थी, परसों की क्लास में जो सबसे बेहतरीन किसी ने लिखा था, तो वो सचिन और इशिता, दो बच्चे थे जिन्होंने बहुत शानदार लिखा, है ना। टॉप पे आप मान लीजिए उन्होंने काम किया है। और कल की क्लास में सत्यम तिवारी और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जो दो बच्चे थे, इन्होंने बहुत शानदार लिखा है। पूरा क्रक्स क्लास का सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने लिखी हैं। मुख्य परीक्षा में निश्चित तौर पर इनको फायदा होगा और लेखन शैली भी बहुत आप लोगों की बेहतर होती जा रही है ना। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे प्रियंका राठौर, दीपिका राठौर, साक्षी पांडे, इशिता, दीक्षा, सत्यम तिवारी, फिर से सचिन, नेहा किरार, कलश जैन, शिवम साहू, दीप्ति अग्रवाल। ये जो बच्चे हैं बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। एक फायदा ये होता है लिखने का, आपको तुरंत याद हो जाता है, पहली चीज, दोबारा भूलता नहीं है। आप क्रम में लिखते हैं तो आपके अंदर वो अनुशासन आता है, वो सिस्टमेटिक लिखने में आपको बहुत मदद मिलती है। आप शब्दों का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। जब आप मुख्य परीक्षा की कॉपी में या कहीं भी कुछ लिखेंगे तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये कुछ नाम थे जिन्होंने पिछले 2 दिनों में बहुत शानदार प्रयास किया है। उम्मीद है बाकी लोगों का नाम भी इस पटल पर जल्दी आएगा। ठीक है, तो पिछले 2 दिन के दो दो टॉपर रहे संयुक्त रूप से, चारों नाम बता दिए गए और बाकी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया वो भी बताया गया। तो इसी तरह लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देखते हैं कितना आप लोगों को याद है ना। सबका नंबर लगेगा, और बेहतर कीजिए, और बेहतर। ये मत सोचिए कि यहां नाम लेना है इसलिए बेहतर करना है, नहीं। खुद की तैयारी बेहतर करनी है, खुद को बेहतर करना है, निष्काम कर्म से काम कीजिए, निष्काम भाव से। गीता भी हमें यह सिखाती है। ये मत सोचिए कि यहाँ पे हमको नाम आए इसलिए हमको लिखना है, नहीं। आपकी लेखन शैली बहुत बेहतर हो, आप बहुत अच्छे शब्दों पे कमांड कर पाएं, आपको फैक्ट्स याद हों, आपके अंदर व्यवस्थित तरीके से लिखने का गुण विकसित हो, इसलिए आपको लिखना है। जब आप इस भाव से लिखेंगे, अपने आप आपका नाम ऊपर आएगा, अपने आप बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर इस उद्देश्य से कि नहीं केवल यहां नाम बोलना है इसलिए मुझे लिखना है ना, तो ये सोच के नहीं लिखना है, ये सोच के लिखना है कि मुझे अपने आप में बेहतर करना है। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा महाकाव्य लिखा था? किस महाकाव्य की उन्होंने रचना की थी? पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द्वारका प्रसाद मिश्र जी को किस भारतीय राजनेता के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभियोग के लिए सम्मानित किया गया था? तीसरा क्वेश्चन, फटाफट कमेंट कीजिए। द्वारका प्रसाद मिश्र जब पहली बार चुनाव जीतकर आते हैं तो किस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीता था? शारदा गलत उत्तर है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने जेल में ही कृष्ण जी के जन्म से लेकर स्वर्ग आरोहण तक की पूरी कहानी लिख दी थी, जिसका नाम था कृष्णायन। एक चीज और बताना भूल गए थे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी यही थे, द्वारका प्रसाद मिश्र।
मोतीलाल नेहरू जी ने, बिल्कुल सही। इसके अलावा रानी दुर्गावती जी के सेनापति का क्या नाम था? फिर रानी दुर्गावती जी ने जल संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई थी? कई लोग बहुत शानदार लिख रहे हैं। कौन सी योजना रानी दुर्गावती जी के द्वारा चलाई गई थी? अकॉर्डिंग टू कर्नल हेनरी स्लीमन, रानी दुर्गावती के एक गढ़ में लगभग कितने गांव हुआ करते थे? कितने गांव हुआ करते थे? आधार सिंह सेनापति नहीं थे, आधार सिंह उनके दीवान थे। आधार सिंह दीवान थे। महेश ठाकुर उनके अमात्य थे। आधार सिंह सबका उत्तर गलत है। अर्जुन सिंह फौजदार। शौर्य दिवस कब, मतलब रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? एक गढ़ में 750 गांव हुआ करते थे। कुल गांवों की संख्या कितनी थी? लगभग 80,000, जिनमें 23,000 गांवों में प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। जबलपुर में जो जबल शब्द है, उस शब्द का मतलब क्या होता है? संग्राम शाह ने किस राजा के यहां राजा बनने से पहले नौकरी की थी? 24 जून, बिल्कुल सही। किस गद्दार के कारण रानी दुर्गावती जी अपना अंतिम युद्ध नहीं जीत पाई थी? किस गद्दार के कारण? एशिया में सबसे पहले डायनासोर के जीवाश्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी? वीर सिंह बघेल। बहुत बढ़िया। अबुल फजल के अनुसार रानी दुर्गावती जी का शासन अवधि कितने वर्ष रही है? रानी दुर्गावती जी की शासन अवधि कितने वर्ष रही है? सिंगौरगढ़ का किला किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है? हेनरी कर्नल स्लीमन, 1828। वेरी गुड। सबसे पहले डायनासोर के जीवाश्मों की खोज। सिंगौरगढ़ का किला किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है? 1548 टू 1564। किस ब्राह्मण संत की सहायता से गढ़ा में गोंड राज का विस्तार किया गया था? कौन सा टाइगर रिजर्व है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में किस जगह से सबसे पहले बॉक्साइट का उत्खनन हुआ था? मध्य प्रदेश में किस स्थान से सबसे पहले बॉक्साइट का उत्खनन हुआ था? मध्य प्रदेश के किस जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थित है? सुरभि पाठक या सरबी पाठक नाम मिलता है। वेरी गुड। मध्य प्रदेश में कहां बॉक्साइट का उत्खनन सबसे पहले हुआ था? केन नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? किस पर्वतमाला से केन नदी का उद्गम होता है? कटनी। बहुत बढ़िया। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ है? जबलपुर। इसके अलावा केन नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है?
मैकाल गलत उत्तर है, कैमूर गलत उत्तर है। पर्वतमाला पूछा गया है, श्रेणी नहीं पूछा गया। पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर सीरीज से विंध्याचल पर्वतमाला है। केन नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए, कम से कम 3 सहायक नदियों के नाम। केन नदी की 3 सहायक नदियों के नाम। केन नदी की 3 सहायक नदियों के नाम। व्यारमा, उर्मिल, मिढ़ासन, सोनार, कोपरा। चलिए, ठीक ठाक रिवीजन हो गया, आगे बढ़ें। अब अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे। कल हमने रानी दुर्गावती जी को सविस्तार उनका राजनीतिक परिदृश्य समझ लिया है, आज हम उनके सभी काम देखेंगे। रानी दुर्गावती जी के कार्य, जिसमें हम उनके पूरा इकोनॉमिक, है ना, पॉलिटिकल तो हो गया था, रिलीजियस जो कल्चरल थे वो सारी चीजें देखेंगे। तो रानी दुर्गावती जी ने जब शासन संभाला था, तो उनके शासन संभालने से पहले मान लीजिए ये पूरा आपका गोंडवाना क्षेत्र था। इस गोंडवाने क्षेत्र में आपको जानकारी मिलती है कि 80,000 गांव गोंडवाना साम्राज्य में हुआ करते थे, और 52 गढ़ हुआ करते थे, 57 परगने हुआ करते थे। इनमें 23,000 गांवों में रानी का प्रत्यक्ष शासन था, बाकी के जो 57,000 गांव थे वो सामंतों के अधीन थे। ठीक है, यानी वहां पे डायरेक्ट शासन नहीं था। अभी पंचासर शुरू नहीं हुआ है, पंचासर इसके बाद करेंगे। शुरू कहाँ हुआ पंचासर? तो होता यह था कि रानी के शासन संभालने से पहले गोंडवाना में एक समान कर व्यवस्था नहीं थी। पहली चीज, हर क्षेत्र में अलग अलग कर थे, एक समान कर व्यवस्था नहीं थी। दूसरी चीज, जो टैक्स वसूलने का सिस्टम था वो उल्टा चलता था। जैसे पहले क्या होता था, जो आसपास के क्षेत्र हुआ करते थे, तो ये जो सामंत थे, सामंत मतलब उपराजा, उस क्षेत्र के राजा, वो टैक्स वसूल के अपनी सेना का खर्चा करके, अपना खर्चा करके जो बचा हुआ धन था वो कहाँ जमा करते थे? वो केंद्रीय राजकोष में जमा करते थे। यानी गढ़ा के मुख्य राजकोष में पैसा कब जमा होता था? सबसे लास्ट में। अब आप एक बात बताओ, कहीं से 100 रुपए टैक्स वसूला गया, 100 में 90 वहीं खर्च हो गया, और 10 रुपए आ रहा है कहाँ? सेंट्रल ट्रेजरी में, केंद्र के राजकोष में। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो पहले ये सिस्टम चलता था, रानी दुर्गावती ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि करों का, अब जब करों की वसूली होगी, पूरे टैक्स सेंट्रल ट्रेजरी में पहले आने चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि करों का जो निर्धारण इन्होंने किया, पहले तो करों का निर्धारण, एक समान कर इन्होंने लगाए, यानी हर जगह अब एक से टैक्स लगेंगे। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि हर सामंतों के यहां, हर गढ़ों में अलग अलग टैक्स हुआ करते थे। अब इन्होंने बोला कि एक समान टैक्स सभी गढ़ों में होना चाहिए, यानी इसको वर्तमान के जीएसटी से तुलना की जाती है। एक प्रकार की वस्तु पर एक सा टैक्स पूरे गोंडवाना में होगा, सभी गढ़ों में होगा, सभी 52 गढ़ों, 57 परगनों में, 80,000 गांवों में एक सी वस्तु पे एक सा टैक्स होगा। ऐसा नहीं है कि लाफागढ़ में ज्यादा टैक्स है, राहतगढ़ में कम टैक्स है, गढ़ा में उससे कम है। ठीक है, पचेलगढ़ में अलग है,
ठीक है, अमरगढ़ में अलग है, अमोदा में अलग है, कनौजा में अलग है, दियागढ़ में अलग है, नहीं, सभी गढ़ों में एक सा टैक्स एक सी वस्तु पे होगा। तो समझ में आया पहली लाइन। दूसरा, वनोपज जितनी भी होती थी प्लस कृषि पे एक समान दर से टैक्स लगाया। ये कार्य हैं, ये लिख लीजिएगा, ये आपके मुख्य परीक्षा में सीधे काम आएंगे। वनोपज और कृषि दोनों पे समान कर इन्होंने लगाया। फिर इन्होंने एक भाग नामक कर लगाया। इनके यहां भाग क्या होता था, एक कर का नाम था। तो एक साल में जितनी उपज हो रही है, मान लो कोई व्यक्ति 10 एकड़, जैसे आज मान लो 10 एकड़ बो रहा है, 10 एकड़ में मान लो एक उदाहरण कि कितने केजी या कितने टन आपकी फसल हो रही है, कितने क्विंटल फसल हो रही है, तो साल भर की उसकी जो औसत उपज होती थी, है ना, उसका जो मूल्य होता था उसमें आप भाग दे दो 3 का। उसका जो बाजार मूल्य है, बाजार में वो जितने का बिक रहा है, उसमें आप 3 का भाग दे दो, इतना उसको टैक्स देना होता था। तो समझ लीजिए कि 1/3 टैक्स था लगभग। और ये भाग किसकी सहायता से किया गया था, ये नाम जरूरी है, औसत उपज भागित 3, भाग नामक जो कर था, ये किया गया था महेश ठाकुर और आधार सिंह, इन्होंने ये करवाया था। महेश ठाकुर का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, विदिशा से बिहार से आए थे, मैथिल क्षेत्र से, मैथिल या मिथिला क्षेत्र से। ये इनके कुछ आर्थिक कार्य थे। टैक्स एक समान लगाया सभी 80,000 गांवों में। पहले क्या होता था, और हाँ, चौथा लिखिए, करों का संग्रहण अब पहले केंद्रीय राजकोष में किया जाएगा, यहां से फिर बाकी जगह पैसा भेजा जाएगा। जैसे आज होता है सेंट्रल में पैसा इकट्ठा है, स्टेट को मिलता है, ठीक है। नहीं नहीं, वो 2 पेज वाला नहीं है, 2 पेज वाले फैक्ट वाली चीजें हैं, ये अपन अलग पढ़ रहे हैं। क्या ये चीज समझ में आई? पांचवा, आपको पता है गोंडवाना क्षेत्र जो आज वाला भी हिस्सा है, क्या यहाँ पे मिलेट्स बहुत ज्यादा होते हैं? जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, यहाँ पे क्या मोटा अनाज बहुत ज्यादा होते हैं? बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी, ये सारी चीजें। लहरी बाई जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने मिलेट बैंक बनाया है ना, अपने ही खर्चे से उन्होंने मिलेट्स के बीजों को संरक्षित किया है। तो इन्होंने गोंडवाना के मोटे अनाज को पूरे भारत में निर्यात करवाया। उस समय मोटा अनाज बहुत बड़ी डिमांड रही इसकी, पूरे भारत में निर्यात। ये इनके कुछ आर्थिक कार्य रहे हैं, समझ में आ गए? 80,000 गांव में एक समान कर प्रणाली। अब चलते हैं इनके जल संरक्षण के काम पर। वाटर कंजर्वेशन, आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट, है ना, आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट इनकी इस पंचासर योजना को अभी तक समझ रहे हैं और उसको पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए नगरों में लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इनको एक बात समझ में आ गई थी, ध्यान से समझिए, यह है हमारी पंचासर योजना, बिल्कुल लिखना ही चाहिए। रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना वर्तमान परिदृश्य में, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। इवन जब आप इसको मेंशन, कभी मान लीजिए ये योजना के बारे में भी लिखने को आता है या कहीं बोलने को आता है, तो आप उसको वहां से भी जोड़ के बताइए कि 1548 टू 1564 के दौरान भारत में सबसे ज्यादा मिलेट्स का निर्यात जो होता था गोंडवाना साम्राज्य से, वो रानी दुर्गावती जी के माध्यम से ही होता था। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ होता था, हरियाणा और राजस्थान के व्यापारी यहाँ आते थे और मिलेट्स को खरीद के ले जाके पूरी दुनिया में भी निर्यात करते थे। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं।
जल संरक्षण के लिए इन्होंने एक योजना बनाई थी जिसको पंचाशर योजना कहते हैं। पंचाशर योजना, तो आगे हम लोग वही पढ़ते हैं। ठीक, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा जबलपुर को समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये जबलपुर का कुछ इस तरह से नक्शा है, या किसी भी आप शहर को ले लीजिए, तो यहां आप लगभग जबलपुर में हर 10 किलोमीटर पर एक पहाड़ी श्रृंखला जरूर पाएंगे। कभी आप जबलपुर में किसी ऊंची जगह से देखने की कोशिश करेंगे तो बीच बीच में आपको गैप्स मिलेंगे, और लगभग चारों तरफ आपको हर 10 किलोमीटर एवरेज आपको पहाड़ियां मिलेंगी। तो इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि बारिश तो होती ही है हर साल, लेकिन ये पानी कहाँ चला जाता है? ये नदियों में चला जाता है, और नदियों के माध्यम से पानी समंदर में चला जाता है। तो उस पानी का उपयोग कैसे करें? तो इन्होंने जब देखा कि चारों तरफ हमारा क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है और लगभग हर 10 किलोमीटर पे आपको एक पहाड़ी मिलती है, और अच्छी खासी विस्तृत पहाड़ी मिलती है, तो इन्होंने 3 तरह की योजना बनाई पहाड़ों को लेके, पानी को लेके। जिसमें पहला था शिखर पहाड़ी। शिखर मतलब ये हो गया पहाड़ का शिखर, समझ गए? शिखर मतलब सबसे पीक पे। इसके बाद इन्होंने दूसरा रखा तराई, ये हो गया पहाड़ी के तराई पर। और तीसरा हो गया नगरीय तालाब। समझ में आया? यानी जितने पहाड़ी होंगे उन पहाड़ी के सबसे ऊंची हिस्से में हमें एक तालाब बनाना है। यहां एक तालाब बनेगा। फिर एक तालाब तराई हिस्सा मतलब पहाड़ का निचला हिस्सा। याद रखिए केन नदी भी विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर सीरीज के तराई से निकलती है। तराई मतलब निचला हिस्सा। जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ी श्रृंखला जा रही है, तो आपकी केन नदी यहां से निकली है। जब आप केन नदी पे खड़े होते हो उद्गम में, तो ऐसे सिर करके देखते हो पूरा पहाड़ ऐसे खड़ा हुआ है। तराई मतलब सबसे निचला हिस्सा। तो पहाड़ी के ऊपरी सतह, ऊपरी जगह पर यहां जो तालाब बनाए गए वो शिखर तालाब कहलाए। यहां जो तालाब बनाए गए पहाड़ी के निचले हिस्से पे वो तराई तालाब। और हर पहाड़ियों के बीच में नगर बसा था, तो वो हो गए नगरीय तालाब। ये बात समझ में आई? तो पहले तो इन्होंने तालाबों की 3 कैटेगरी बनाई, शिखर ताल, तराई ताल, नगरी ताल। क्यों बनाई? ताकि यहां का पानी यहां, यहां का पानी यहां आते जाए। तो ये 3 कैटेगरी थी। अब पंचाशर नाम कहां से आया? याद रखिएगा, एक नाम याद रखना, कीकर सिंह पानीकर। कीकर सिंह पानीकार। ये रानी के भूजल विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे। ये इनका ही दिमाग हुआ करता था हर चीज के पीछे, वाटर कंजर्वेशन को लेके। ये कीकर नहीं है, कीकर है। तो इनका आइडिया था कि मैडम इन 3 तालाबों को अपन ने जो बांटा है, इसको भी अपन 5 हिस्सों में बांटेंगे। एक मुख्य तालाब बनाएंगे, उस तालाब को भूमिगत नहर से जोड़ेंगे दूसरे तालाब से, इस तालाब को जोड़ेंगे तीसरे तालाब से, इस तालाब को जोड़ेंगे चौथे तालाब से, और इसको जोड़ेंगे 5वें तालाब से। यानी ये हो गया आपका मेन सरोवर। जब ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये भूमिगत नहर के माध्यम से, पाइप्स के माध्यम से दूसरे में पानी जाएगा। जब ये हो जाएगा तो ये तीसरे में जाएगा, जब ये हो जाएगा तो ये चौथे में जाएगा, जब ये हो जाएगा तो ये 5वें में जाएगा। ऐसे करते 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 सारे तालाब एक दूसरे की खुद मदद करेंगे। सारे तालाब लगातार भरे रहेंगे। किसी एक तालाब में पानी ज्यादा होगा, उसका दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, 5वें में जाएगा। ये थी आपकी पंचाशर योजना। क्या समझ में आई? अभी पढ़ेंगे कौन कौन से तालाब थे, क्योंकि उनके तालों के नाम भी बड़े फेमस हुआ करते थे। रानी साहिबा जब भी कोई युद्ध जीत के आती थी तो तालाब का निर्माण करवाती थी। जैसे अगर आपने जो जबलपुर से क्लास ले रहे होंगे, माढ़ो ताल सुना होगा। माढ़ो ताल बाज बहादुर को हराने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। आपने चेरी ताल सुना होगा, ये उनकी कई जगह मिलता है सखी थी, कई जगह मिलता है दासी थी। वीर नारायण की जो दाई माँ थी इमरती देवी, उनके नाम पे इमरती ताल बना हुआ है। इनके दीवान आधार सिंह के नाम पे आधार ताल बना हुआ है। ठीक है,
इनके जो अमात्य थे महेश ठाकुर, उनके नाम पे ठाकुर ताल बना हुआ है, जो पंचासर योजना का पहला ताल कहलाता है, वो भी पढ़ेंगे अभी। तो ऐसे कई सारे इन्होंने क्या किए थे, तालों के निर्माण करवाए थे। क्या यहां तक पिक्चर क्लियर हुई? तो जबलपुर को ये फायदा मिला पहाड़ियों का, बारिश अच्छी खासी होती है यहाँ पे, लेकिन पूरा पानी रिजर्व नहीं हो पाता था, इसलिए इन्होंने इस तरह से तालाबों की संरचना बनवाई, जिसको पंचाशर योजना नाम दिया गया। इस पंचाशर योजना में एक मुख्य तालाब, भूमिगत नहरों के माध्यम से इससे जुड़े 5 अन्य तालाब हुआ करते थे, और ये आज भी हैं। अगर आपको कभी देखना हो तो आप जबलपुर में शक्ति भवन है, जो विद्युत विभाग का मुख्य ऑफिस है, शक्ति भवन की जो पहाड़ियां हैं उसको नया गांव की पहाड़ियां कहते हैं। वहां पे आपको ठाकुर ताल मिलता है। वो ठाकुर ताल से होते हुए पानी महाराज सागर ताल में आता है। वो महाराज सागर ताल मदन महल की पहाड़ियों में है। वहां से जो पानी होता है वो नीचे आपका कोल्हा ताल में आता है, और ये कोल्हा ताल कहाँ है? ओशो आश्रम जो जबलपुर में बना है, शैलपर्ण उद्यान। अगर आप में से कोई जो जबलपुर से क्लास ले रहे हो वो जाके देखिएगा, देवताल वाला जो क्षेत्र है, जो ओशो आश्रम जहां बना है, ओशो आश्रम के जस्ट पास में ही सामने ही कोल्हा ताल बना है। वहां से कोल्हा ताल से पानी नीचे होते हुए देवताल में जाता है, फिर सूपा ताल है, बगहा ताल है। तो ऐसे सभी ताल एक दूसरे से जुड़े हैं। इवन उनकी कनेक्टिविटी भी आज भी आपको देखने को मिलती है 500 साल के बाद भी। आज मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग वहां पर रिकंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है, जीर्णोद्धार का काम करवा रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग आसपास रहते हैं वो इस योजना को जाकर देख सकते हैं। ये मैंने स्वयं उस योजना को जाकर भी देखा है ना। तो आप जो पढ़ रहे हैं उस मोमेंट को जाके जी भी सकते हैं। तो ये पंचासर योजना समझ में आई। हालांकि दो जानकारी मिलती हैं इसको अपन लिखते हैं। जैसे एक जानकारी मिलती है पंचासर को लेके कि यहां जो सबसे ऊंची पहाड़ी है जहां पे शक्ति भवन बना है, इसको कहते हैं नया गांव की पहाड़ी। यहां पे जो तालाब है उसको बोलते हैं ठाकुर ताल, जो महेश ठाकुर के नाम पे बना था, जो उनके अमात्य थे, जिन्होंने भाग नामक कर व्यवस्था को अपनाने का उन्होंने सुझाव दिया था। इसके बाद इस ठाकुर ताल से नीचे पानी महाराज सागर ताल में, ये सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है, महाराज सागर ताल। ये मदन महल की पहाड़ियों में है, महाराज सागर ताल। उसके बाद यहां पे आपका ओशो आश्रम बना है, जहां शैलपर्ण उद्यान भी है। यहीं पे आपका कोल्हा ताल है, कोल्हा ताल। यहां से थोड़ा ही नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे, मुश्किल से 200 मीटर, तो यहां देवताल बना हुआ है। ये वही देवताल है जहां 3 साल वल्लभाचार्य जी के पुत्र, है ना, विठलनाथ 3 साल गढ़ा राज्य में रुके थे, और रानी दुर्गावती ने इनको 108 गांव दान दिए थे। ठीक, ये सब जानकारी आपको 252 वैष्णव मन की वार्ता किताब से भी मिलती है। समझ गए? वल्लभाचार्य के पुत्र जब दक्षिण प्रवास से यहाँ आ रहे थे तो 3 साल यहाँ पे रुके थे। 108 गांव रानी ने इनको दान भी दिए थे। इसी क्षेत्र से राधा वल्लभ संप्रदाय भी बहुत फला फूला है। यही वो क्षेत्र, देवताल वाला यही वो क्षेत्र था जहां गोसाई जी की बैठक है, जिसको बैठक जी बोलते हैं। ये सारे फैक्ट अपन नोट कर लेंगे। इसी देवताल से नीचे जाते हैं तो सूपा ताल आता है, और कई जगह वर्णन नीचे बगहा ताल का भी मिलता है। ये सारे एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए थे कि एक का पानी दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवे में। ज्यादा दूरी नहीं रहती थी। जैसे कोल्हा ताल और देवताल, इनकी दूरी बहुत कम है। आप मान के चलिए 200-300 मीटर के आसपास होगी, ये क्योंकि देखा हुआ है। ये निचले स्तर के थे, ये पहाड़ी स्तर के थे। इसके अलावा एक जानकारी और मिलती है, जो मिलती है संग्राम सागर की। किसने बनवाया था संग्राम सागर, बताइए? संग्राम सागर वही जगह है जहां पे एक 5 मंजिला इमारत आपकी बनी है,
इसी 5 मंजिला इमारत में 32 कमरों का एक पूरा बिल्डिंग है, और इसी के चारों ओर बीच में यहां हुआ करता था आम खास। और मदन महल से 4 सुरंगें इस आम खास की तरफ आती हैं, और इन्हीं सुरंगों के माध्यम से गुप्त मीटिंग यानी कैबिनेट मीटिंग हुआ करती थी रानी दुर्गावती की। इसी संग्राम सागर में एक महल बना है जो 5 मंजिला का, अब ढह चुका है, कुछ अवशेष अभी भी हैं। 32 कमरों से युक्त यहाँ एक भवन था, उसके बीचों बीच जो स्थल था उसको आम खास बोलते थे, जहां कैबिनेट मीटिंग रानी दुर्गावती जी लिया करती थी, जो मदन महल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो संग्राम सागर सबसे पहले एक जानकारी पंचासर की ये भी मिलती है, अलग अलग सोर्स से अलग अलग जानकारी मिलती है। अगर संग्राम सागर मुख्य तालाब था, ठीक है, तो उसके बाद अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन संरचना एक ही थी। बालताल ये नाम मिलता है, फिर आपको देवताल जो पिछली बार भी मिला था, फिर आपका सूपा ताल, ये सब तालाबों के नाम हैं। ठीक है, ये नाम आपको मिलते हैं। तो ये पंचासर समझ में आई। बेसिकली 3 टाइप के होते थे। सबसे ऊपर आपके शिखर, वो किसके लिए होते थे? जंगली जानवरों के लिए और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए। क्लियर हुआ? उसके बाद जो तराई क्षेत्र के होते थे वो होते थे जल संग्रहण के लिए, और नगरी जो होते थे वो होते थे लोगों के लिए। तो देखिए, सबका साथ सबका विकास, इसकी संकल्पना आपको आज मिलती है कि रानी दुर्गावती जी के समय भी मिलती है। इन्होंने जंगली जानवर और वनस्पतियों के बारे में भी सोचा, फिर जल संरक्षण के लिए तराई के जलाशय बनाए, उसके बाद नगरी क्षेत्र में लोगों के पेयजल के लिए नगरी जलाशय बनाए। तो एक समता मूलक समाज की स्थापना, एक सबका साथ सबका विकास, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का सिद्धांत, क्या आपको रानी दुर्गावती जी के शासन में दिखता है? क्या आपको वो समर्पण, जब उन्होंने बोला था कि मैं सती इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं पुत्र वधू नहीं हूं, मैं कुल वधू हूं, और एक कुल वधू होने के नाते मुझे इस पूरे, ये मेरा पूरा साम्राज्य ही मेरा पूरा परिवार है, तो क्या आपको रानी दुर्गावती जी के समान कोई अन्य रानी पूरी विश्व में प्रतीत होते दिख रही हैं जो अपने समय से आगे थी? क्या आज इनको, इनका पालन किया जाए तो सारी समस्याओं का हल हो सकता है? क्या पहाड़ियां, पर्वत, पहाड़ हर जगह पर्याप्त मात्रा में हैं? क्या बारिश पर्याप्त होती है लेकिन हम उसको सहेज नहीं पाते हैं? तो क्या पंचासर योजना आज के समय में जल संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो सकती है? क्या पंचासर योजना के कारण वन, वनस्पति, वन्य जीव संरक्षित हो सकते हैं? क्या पंचासर योजना के कारण आसपास के जितने नगरीय क्षेत्र हैं वहां पानी की समस्या खत्म हो सकती है? तो आपको पंचासर योजना होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनके आर्थिक कार्य समझ में आए। पंचासर योजना बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। क्या होती थी पंचासर योजना? पंचाशर योजना रानी दुर्गावती जी के द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण की योजना थी, जिसे कीकर सिंह पानीकार के संरक्षण में तैयार किया गया था। पंचाशर योजना में 3 प्रमुख ताल होते थे, जिसमें सबसे ऊपर एक पहाड़ी स्तर पर शिखर ताल होता था जो वन, वन्य प्राणी और वनस्पतियों के लिए बनाया जाता था। फिर तराई स्तर पर एक तराई जलाशय होते थे जो पहाड़ों में जल संरक्षण के लिए बनाए जाते थे। उसके बाद नगरी जलाशय होते थे जो नागरिकों के पेयजल के लिए जिसकी व्यवस्था की जाती थी। उसके पश्चात ये जो 3 तालाब होते थे, इसमें पंचाशर नाम की एक इकाई होती थी, जिसमें एक जो तालाब होता था वो मुख्य तालाब होता था, और 5 अन्य तालाब उससे भूमिगत नहरों के माध्यम से जुड़े होते थे। जैसे ही एक तालाब में पानी ओवरफ्लो होता था, बाकी तालाबों में पानी अपने आप आता जाता था। जबलपुर की नया गांव पहाड़ियों में सबसे ऊपर जो ठाकुर ताल है, वहां से पानी आपका महाराज ताल से होते हुए कोल्हा ताल जो ओशो आश्रम के बगल में है, कोल्हा ताल से होते हुए देवताल, देवताल के बाद सूपा ताल, फिर बघा ताल, ऐसे पानी पहुंचता था। उस समय 52 तालों से युक्त जबलपुर शहर हुआ करता था। हालांकि आज बहुत ही कम बचे हुए हैं। बहुत सारे तालाबों में क्या कर दिया गया है, उसको पाट के वहां पे प्लॉटिंग कर दी गई है।
इसके अलावा रानी ने कुछ ताल और बनवाए थे, जैसे रानी ताल, चेरी ताल, ठाकुर ताल, आधार ताल, हनुमान ताल। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें रानी ने बनवाई थी। वीर नारायण जी की दासी के नाम पे आपकी जो दाई माँ थी उनके नाम पे उन्होंने इमरती ताल बनवाया था। ठीक है, समझ में आया? अब लिखना, धार्मिक एवं महिलाओं के क्षेत्र में कार्य। पंचाक्षर समझ में आ गया। कुछ और ताल थे, जैसे रानी ताल, इमरती ताल, माढ़ो ताल, ठाकुर ताल, चेरी ताल, आधार ताल। ये माढ़ो ताल बाज बहादुर को हराने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इमरती ताल जो वीर नारायण थे, इनके बेटे की जो दाई माँ थी उनके नाम पे था। रानी ताल रानी के नाम पे था। ठाकुर ताल महेश ठाकुर के नाम पे। चेरी ताल इनकी सखी और कई जगह वर्णन मिलता है इनकी दासी थी, उनके नाम पे था। आधार ताल इनके दीवान के नाम पे था। ठाकुर ताल इनके अमात्य के नाम पर था। और रानी ताल इन्हीं के नाम पे था। ठीक है, हम देख लेंगे उत्तर। तो क्या जल संरक्षण को लेकर सब कुछ समझ में आ गया? अब थोड़ा सा देखते हैं क्या इन्होंने धार्मिक और महिलाओं के क्षेत्र में काम किया। तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपका गढ़ा क्षेत्र था, इसको लघु काशी वृंदावन भी कहने लगे थे। लघु काशी वृंदावन। आपने राधा वल्लभ संप्रदाय का नाम सुना है? राधा वल्लभ संप्रदाय कृष्ण के साथ साथ सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च चेतना के रूप में राधा जी को पूजते हैं। ठीक है, यानी एकदम वृंदावन जैसा माहौल रहता है। इसके अलावा जो आपके वल्लभाचार्य जी जो थे, है ना, उनके जो पुत्र थे विट्ठल नाथ जी, उनका आगमन भी गढ़ा क्षेत्र में हुआ था। वो आते जाते रहते थे, लेकिन लगातार वे 3 वर्ष तक भी यहाँ रहे हैं। ये बात आपको बता दी गई है। प्रयास आपका यही होना चाहिए कि जितनी भी परंपरागत जल संरक्षण की योजनाएं हैं उनके इतिहास को फिर से प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाया जाए। और ये काम शासन प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों का भी है कि उनके क्षेत्र में किसी तरह की जो परंपरागत जल संरक्षण की योजनाएं या तो पहले रहीं या वर्तमान में हो सकती हैं या आप लोगों के दिमाग में हो, उनको आप अपने क्षेत्र में आगे स्वयं भी बढ़ा सकते हैं। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनके माध्यम से या खुद भी या शासन प्रशासन के माध्यम से उनको बढ़ाया जा सकता है। तो पहले हमें वही देखना है कि किस क्षेत्र की कैसी डिमांड रहती है। पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र दोनों में अलग अलग संरचनाएं बनेंगी। मैदानी क्षेत्र में अलग संरचनाएं होंगी। जहां पे बिल्कुल भी नदियां नहीं है वहां अलग तरह की संरचनाएं होंगी। तो आपको वही देखना है कि क्षेत्र कैसा है। कोई भी एक योजना किसी संपूर्ण क्षेत्र में लागू नहीं हो सकती। ठीक, इसमें लिखना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ जी का आगमन। रानी ने इनको 108 गांव दान दिए। और ये जानकारी आपको कहां से मिलती है? एक किताब है 252, 252
वैष्णव मन की वार्ता। ठीक है, 3 वर्ष तक इनका निवास रहा यहाँ। 3 वर्ष तक देवताल वाला जो क्षेत्र है वहां पे। ठीक है, और ये रचना किसकी है? 252 वैष्णव मन की वार्ता। ये रचना है गोकुलनाथ जी की, नोट कर लीजिएगा। इस रचना में आपको ये सभी वर्णन मिलता है। ठीक है, यहीं से मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय भी यहाँ अच्छा खासा फूला था। और महेश ठाकुर के जो भाई थे दामोदर ठाकुर, ठीक है, और चतुर्भुज दास, दोनों इसके प्रमुख अग्रणी थे। ये लिख लीजिएगा, गढ़ा के चतुर्भुज दास प्लस, कई जगह इनका नाम दामोदर दास मिलता है, कई जगह दामोदर ठाकुर मिलता है। किसके अग्रणी हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय। उसी समय ये 16वीं सदी में 1530-40 के आसपास से राधा वल्लभ संप्रदाय भी पूरे भारत में बढ़ने लगा था। ठीक, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रानी दुर्गावती जी की जो कुल देवी है ना, जिनको माला देवी कहते हैं, कई जगह हालांकि शारदा देवी जी के बारे में मिलता है क्योंकि इन्होंने मदन महल की पहाड़ी के पास शारदा देवी मंदिर भी बनवाया था, लेकिन बहुत सारे सोर्स आपको माला देवी के बारे में जानकारी देते हैं। कुल देवी के रूप में इन्होंने लिखना, कुल देवी के रूप में माला देवी को पूजा और उनका मंदिर बनवाया। ये कुछ धार्मिक क्षेत्र की जानकारियां हैं इस समय की। इतनी चीजें नोट कीजिएगा। यहीं आपको बैठक जी का मंदिर मिलता है। अब लिखना, महिलाओं के लिए क्या किया इन्होंने। महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीज की कि आप सोच भी नहीं सकते कि रानी दुर्गावती इतनी विजनरी लेडी हो सकती थी, विजनरी रानी हो सकती थी, विजनरी शासिका यानी दूरदर्शी शासिका हो सकती थी। आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो हमें सलाम करना होगा, हमें नमस्कार अभिनंदन झुकना पड़ेगा उन रानी के आगे जिन्होंने आज से 500 साल पहले तकरीबन महिलाओं के उत्थान के लिए इतना सब कुछ किया था। आज भी जब आपको महिलाओं के अधिकारों के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है, आप उस समय का सोच के देखिए कि जो रानी 7 तरफ से 7 साम्राज्यों से घिरी हुई थी, वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ कर रही थी। सबसे पहले इन्होंने महिला गुरुकुल बनवाया था देवताल में ही। लिखना, देवताल के पचमठा में महिला गुरुकुल का निर्माण। महिला गुरुकुल सर जी गोंडवाना वर्तमान में जो एसटी उसी से संबंधित है, वही है। नहीं, महेश दास बीरबल का नाम था। महेश ठाकुर इनके अमात्य थे और महेश दास बीरबल का नाम था। आगे, स्त्रियों के लिए सैन्य पाठशाला। स्त्रियों के लिए सैन्य पाठशाला। सर इन्हीं 108 गांवों को विष्णुपुर गांव नहीं, विष्णुपुर तो त्रिपुरी अधिवेशन के लिए जो बसाया गया था उसको बोला गया था। स्त्रियों के लिए सैन्य पाठशाला। आगे लिखिएगा, आज जो हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, ये उस समय इन्होंने गोंडवाना क्षेत्र में
जबलपुर में कौशल विकास केंद्र खोला था महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाता था। उद्यमिता, जो आज आप एमपीपीएससी में पढ़ रहे हो और आपको उद्यमिता कठिन लगती है, सोचिए एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाओं को अपना व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी? यहीं ट्रेनिंग दी जाती थी। इस कौशल विकास केंद्र में छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग के लिए सहायता मिलती थी राज्य की तरफ से, यानी गोंडवाना साम्राज्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देता था, लोग प्रोवाइड करवाता था। तो आज जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर और जितनी भी मध्य प्रदेश की आप योजनाएं देखते हो, है ना, उद्यमी विकास और जो भी चल रही है सीखो कमाओ योजना, ये सारी चीजें 500 साल पहले रानी दुर्गावती ने इसका लक्ष्य स्पष्ट कर दिया था। तो आप ये मत सोचा करिए कोई भी चीज नई है। इतिहास को जितना जानेंगे उतना पहचानेंगे और उतना अपने अल्प ज्ञान होने का आपको बोध होगा। तो जितना जानेंगे पहचानेंगे उतना आप बेहतर कर पाएंगे, उतना जोड़ पाएंगे। तो कभी अगर आपसे शासन के विजन को पूछा जाता है तो आप जरूर बताएंगे कि इसके जो पदचिन्ह हैं वह हमें इतिहास में ही देखने को मिलते हैं। हमारे क्षेत्र हमारे शासन के लोगों ने ही पहले भी इसकी शुरुआत की थी। तो ये रानी की दूरदर्शिता थी। ठीक। फिर जो भेड़ाघाट में आपका गोलकी मठ है, 64 योगिनी तांत्रिक पीठ, उस समय बहुत दूर दूर से यहाँ तांत्रिक जो तंत्र शिक्षा थी, वो भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस समय मध्यकाल में जबलपुर में थी। वाह सर, लग ही नहीं रहा है उस समय की योजना है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमें लगता है कि हम आज मॉडर्न हो रहे हैं, हम आज ये कर रहे हैं इसलिए हम आज आधुनिक है। नहीं, कारण यह है कि हम जानते ही नहीं अपने इतिहास को और ना हम जानना चाहते हैं। जब तक हम जानेंगे नहीं हम इन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेंगे। हमें केवल यही लगेगा कि राजा रानी तो बस बैठे रहते थे, राजा रानी तो कुछ काम नहीं करते थे, प्रजा का शोषण करते थे, है ना, बस टैक्स लेते थे, करते कुछ नहीं थे। लेकिन आप देखिए कितनी सारी चीजें हुई। बाजना मठ नहीं, गोलकी मठ जो आपका भेड़ाघाट में है, बाजना मठ शिक्षा का केंद्र नहीं था, वो तंत्र पीठ थी। एक प्रकार से तंत्र साधना वहां पे की जाती थी। जो आपका बेड़ाघाट का गोलकी मठ है 64 योगिनी मंदिर वाला, है ना, तांत्रिक विश्वविद्यालय हुआ करता था वो, उस समय भारत का सबसे बड़ा। उसका इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। आगे जाके औरंगजेब ने इसको दोबारा तोड़ा था। ठीक है। अब इतने चीजें क्लियर हो गई। अब कौन कौन इनके दरबार में रहता था वो प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट्स देख लीजिए। जैसे हाथी का क्या नाम था इनके, याद है? आधार सिंह। कौन थे आधार सिंह? महेश ठाकुर। अर्जुन सिंह। कीकर सिंह। वही है, जो इतिहास देखिए गलती बच्चों की नहीं है। आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आप पढ़ोगे। दिक्कत ही हो जाती है जब हम प्रश्न उठाना बंद कर देते हैं, सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जब हम जिंदाबाद नस्लें बन जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं। आपको जिंदा बनना है, जिंदा नस्लें, सवाल उठाना आना चाहिए, पूछना आना चाहिए कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो हम भूगोल पढ़ रहे हैं, जो हम राजनीति पढ़ रहे हैं, उसमें अंदर आपके प्रश्न स्वयं आने चाहिए। जस का तस अगर आप स्वीकार कर लेते हो तो इसका मतलब आप जिंदा नहीं हो। समझ गए? अभी मशीनरी होने के बाद भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, गिर जाता है। पद्मनाभ भट्टाचार्य। ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए, पूछे जाएंगे आपसे। ये महेश ठाकुर कौन थे? मिथिला के विद्वान थे। इनके तीन और भाई थे, थेग,
मेघ और दामोदर, तीनों यहीं थे। हालांकि महेश ठाकुर जी चले गए थे बाद में। फिर पद्मनाभ भट्टाचार्य, ये भी एक विद्वान थे जो यहाँ रहते थे। कीकर सिंह, ये जल संरक्षण का काम देखते थे, जल मंत्री समझ लो, ये आपके सेनापति थे। आधार सिंह, ये आपके दीवान थे। ये भाई साहब सरमन जी हाथी थे, है ना। तोपची ठीक, समझ में आया? नहीं, ये यहाँ लिखना है आपको। जो 2 पेज छुड़वाए गए हैं वो जबलपुर के स्पेशल फैक्ट के लिए छुड़वाए गए हैं। हाँ, ये आपका खजुराहो में भी 64 योगिनी है, मितावली मुरैना में है, और एक यहाँ आपका जबलपुर में है। 64 योगिनी एक प्रकार से शाक्त संप्रदाय को प्रदर्शित करती हुई चीजें थी, जो भारत में, पूरे भारत में 8वीं 9वीं शताब्दी से 12वीं 13वीं शताब्दी तक चीजें वहां पर बनी थी। उड़ीसा में भी आपको मिलते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह खंडित हो चुके हैं। आपने मातृकाओं का नाम सुना होगा, 8 मातृका, उसमें 64 योगिनी। हालांकि जबलपुर में जो 64 योगिनी है उसमें 81 खंड बने हुए हैं। हम मॉडर्न बस बाह्य दिखावे से हैं, कर्म से आज भी पिछड़े हुए हैं। दिक्कत यह है कि हमने मॉडर्न की परिभाषा ही गलत ली है ना। प्रॉब्लम ये है, जिस दिन आप आधुनिक समझ जाओगे होता क्या है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर कुछ रानी दुर्गावती जी के बारे में फैक्ट और लिखते हैं। 1983 में जो जबलपुर विश्वविद्यालय है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया था 1983 में। इसके अलावा भारत सरकार ने 24 जून 1988 को एक डाक टिकट भी जारी किया था इनके नाम से, डाक टिकट जारी। फिर सन 2024 में, ठीक है, 24 जून 1524 में इनका जन्म हुआ, 2024 में 500 साल हुए जन्म को। सॉरी, कब हुआ था जन्म आप ही बताइए, क्वेश्चन पूछते हैं। किसी ने ये पढ़ा है? जिनको पढ़ाया गया है इसलिए क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। क्या आपको ये पढ़ाया गया था कि सिंगौरगढ़ में कैबिनेट मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश शासन की? सिंगौरगढ़ आए थे सब लोग, रानी दुर्गावती जी के उपलक्ष्य में कुछ चीजें यहाँ पे की गई थी, स्मारक बनाने की घोषणा की गई थी। पहले पूछ लेते हैं ताकि कितने लोगों को याद है ये पता चल सके। 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की बात की गई थी, 500 साल हुए थे, याद आ रहा है? 5 अक्टूबर, हाँ बिल्कुल। पीडीएफ आपकी डेली अपलोड हो जाती है टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई होती है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। देखते हैं किसका सही है। 5 अक्टूबर 1524, बहुत सही। तो 5 अक्टूबर 2024 को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? 500वीं जयंती। 24 जून को तो निधन हुआ था इनका, उन 1564 में। हाँ, 500वीं जयंती थी, 5 अक्टूबर 1524 जन्म हुआ था। तो जबलपुर में स्मारक बनना इनका, और 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, ये कुछ फैक्ट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा। 2008 से ही रानी दुर्गावती सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने शुरू किया है। रानी दुर्गावती सम्मान। एक और कवि थे केशव दीक्षित, वो भी लिख लीजिएगा। उर्वरा सर्वतो भूमि मध्यतो नर्मदा नदी, विज्ञा
दुर्गावती राज्ञी गढ़ा राज्य त्रयोगुणा, ये इन्होंने ही लिखा था, केशव दीक्षित ने। तो क्या गोंड वंश, जबलपुर, रानी दुर्गावती, संग्राम शाह, ये सब को लेके आपके पास अब पर्याप्त जानकारी हो चुकी है? क्या जब रियासत पढ़ेंगे या रानी दुर्गावती जी के बारे में पढ़ेंगे, या कभी 200 वर्ड में रानी दुर्गावती जी के बारे में आया, तो क्या दिमाग में चीजें छप चुकी हैं कि रानी दुर्गावती गोंडवाना शासिका थी? ठीक। 1988 में कौन से अंग्रेज आपके भारत में बैठे हुए थे? भारत सरकार के द्वारा 24 जून 1988 को डाक टिकट शुरू किया गया था। देखिए, एक चीज और है, जो जानकारी आप लोग लेके आते हैं उसका सोर्स बताया करिए कि सर मैंने इस सोर्स में पढ़ा है, इसकी ये किताब है, अंग्रेजों का ये एक सोर्स है, यहां से मैंने पढ़ा है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे ये चीजें की थी, इन्होंने। यहाँ विदाउट सोर्स आपको बात रखने का अधिकार नहीं है। किसी की पीडीएफ से पढ़ के, किसी की पीपीटी से पढ़ के, कहीं से कहीं कुछ उठा के कोई भी व्यक्ति कोई भी जानकारी नहीं लिखेगा। अपने आप को प्रमाणित रखिए, ठीक है। हाँ, रानी दुर्गावती जो श्री अन्न योजना है वो भी आपकी 24 में शुरू की गई, वो भी लिख सकते हैं। अब इतना बता दिए, एक लाइन तो खुद से लिख सकते हैं, इतना तो समझदार बनिए। पूरा समझ में आ गया? राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्य, इनके युद्ध सब बन जाएंगे। तो ये हमारा गोंड वंश और रानी दुर्गावती जो बड़ा टॉपिक था वो समाप्त होता है। अब कुछ फैक्ट हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग नर्मदा और कलचुरी दोनों पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहां तक आपने लास्ट में फैक्ट लिखा था? अब हमको फैक्ट्स पढ़ने हैं जबलपुर को लेके, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तथ्य सार संग्रह, लास्ट कोई बताएगा कौन सा फैक्ट हमने नोट किया था? ऐसे ही चलेंगे हम लोग। 150 एक्सपी क्या है? 150 एक्सपी की जानकारी नहीं है हमें। कहाँ लिखा है 150 एक्सपी? अब हम लोग ऐसे ही थोड़े थोड़े फैक्ट, फिर कॉन्सेप्चुअल वाली चीजें, फिर फैक्ट, फिर कॉन्सेप्ट, फिर फैक्ट, तो आपका होता जाएगा ये बढ़िया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हो गया था। महिला एनसीसी प्रशिक्षणशाला हो गई थी आपकी। अब हम लोग कुछ फैक्ट नोट कीजिएगा, लिखिएगा यहां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है। विधिक सेवा प्राधिकरण तक हुआ था। फिर वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय भी जबलपुर में है। मुख्य कार्यालय कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी यही है, हाई कोर्ट। इसकी कहानी भी कभी समझेंगे। उच्च न्यायालय, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण विकास संस्थान, ये सब प्री के फैक्ट हैं। ग्रामीण विकास संस्थान, रत्न परिष्करण केंद्र, रत्न परिष्करण केंद्र, इनको ऐसे याद कर लेना गोंडवाना से रिलेटेड। देखो, गोंडवाना की बॉस कौन थी? रानी दुर्गावती जबलपुर से थी। गोंडवाना क्षेत्र पूरा जंगलों से आच्छादित था, तो वन अनुसंधान यही होगा।
गोंडवाना में सबको उच्च न्याय मिलता था तो उच्च न्यायालय यहीं होगा। गोंडवाना सुन के आपको ग्रामीण क्षेत्र की झलक दिखती है तो ग्रामीण विकास संस्थान यहाँ होगा। गोंडवाना में लोग सोने में सिक्के दिया करते थे तो रत्न परिष्करण केंद्र भी यहीं होगा। याद हो गए सब? लिख लीजिए, जिसको जो जो पता है बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका 1964। तो हीरे जवाहरात सब यहाँ होते थे, रत्न जवाहरात सब यहाँ होते थे, तो सब जबलपुर में स्थित है ये। फिर टेबल टेनिस एसोसिएशन, 1957। तो इसको ऐसे याद रख लेना, बहुत बल था कहाँ, जबल में। टेबल और जबल एक से शब्द हैं, बल बल आ रहा है, और रानी दुर्गावती जी में भी बहुत बल था। फिर उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य है देहरादून में। तो रानी दुर्गावती जी ने पंचासर योजना इसलिए लाई थी काहे कि यहाँ बहुत उष्ण गर्मी गर्मी पड़ती थी, ऐसे याद रखना। तो उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है आपका, जबलपुर में है। सारे फैक्ट याद होते जा रहे हैं कि भूल रहे हैं? फिर क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र याद कराए थे। तो इतना सारा रानी पानी की व्यवस्था की थी तालाबों में सब में। अब मान लो अच्छे से उनकी सफाई ना होगी तो मच्छर हो जाएंगे, मच्छर होंगे तो तालाबों के आसपास मलेरिया हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, ये भी लिखे होंगे। तो सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, रानी ने क्या किया था कि सब लोग आओ, सब लोग प्रशिक्षण लो, आगे बढ़ो, ऐसे ही बोला था। इसके अलावा महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज, ये भी यहीं पे है, कल लिखे थे इसको। तो महिला एनसीसी, तो महिलाओं के लिए भी रानी दुर्गावती ने काम किया था, उससे जोड़ लेना इसको। ठीक। फिर भारत का प्रथम दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, तो गोंडवाना साम्राज्य इतना अच्छा था कि सभी व्यक्तियों को एक समान क्या करता था, दृष्टि से देखता था, चाहे दिव्यांग हो चाहे कोई हो। दिव्यांगों को भी नौकरी देते थे, तो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। फिर राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण, तो उच्च न्यायालय था यहाँ, तो राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण भी यहीं हो जाएगा। अगला लिखना, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, ये भी यहीं लिखना। आगे अभी हमें झंडा सत्याग्रह भी पढ़ना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान और रानी दुर्गावती में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही देश के लिए लड़ी, ये भी याद कर लीजिएगा। फिर आपका त्रिपुरी अधिवेशन यहीं हुआ, इसकी भी कहानी जानेंगे कल। त्रिपुरी अधिवेशन कई जगह 52, कई जगह 53 मिलता है, आप लिखिए 52वां। अगला लिखना, प्रदेश का प्रथम खिलौना बैंक, ये जबलपुर में है। प्रदेश का प्रथम खिलौना बैंक, तो रानी दुर्गावती जी ने, अगर वो गद्दारी ना हुई होती बदन सिंह के द्वारा, तो खिलौना बना दिया था आसफ खां का। है, आसफ खां की तोप वो सब एकदम गौर नदी में गिर गई, तो खिलौना बना के रख दिया था, तो खिलौना भी याद रखना। जबलपुर। प्रथम आपका जियोलॉजिकल पार्क, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्रथम जियो पार्क। अपन चाहते हैं रानी दुर्गावती जैसी शासिका हमेशा जीती रहे, जियो हमेशा जियो, तो जियो लिख लेना। फिर लिखना, गारमेंट व फैशन डिजाइन क्लस्टर, ये भी यही है, गारमेंट व फैशन डिजाइन क्लस्टर। अब आप एक बात बताइए, गारमेंट यानी कपड़े, है ना, ये कपड़े और फैशन से रिलेटेड चीजें कब सीखेंगे, जब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा, बिजनेस का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी,
सिलाई विलाई सिखाई जाएगी, कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। और ये सब किसने किया था? रानी दुर्गावती जी ने महिलाओं के लिए किया था। कौशल विकास केंद्र खोले थे महिलाओं के लिए, प्रशिक्षण केंद्र खोले थे महिलाओं के लिए। तो याद रखना, गारमेंट और फैशन डिजाइन क्लस्टर भी जबलपुर में होगा। फिर आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आधुनिक कौशल विकास केंद्र प्रदेश का, ये भी यही है। तो रानी दुर्गावती जी ने भी, देखो एक व्यक्ति से अपन ने कितने सारे फैक्ट याद कर लिए। फिर गायों के कृत्रिम पैर का प्रतिरोपण केंद्र भी यही है। गायों के कृत्रिम पैर का प्रतिरोपण केंद्र, यानी यहां गायों के कृत्रिम पैर लगाए जाते हैं। ठीक है। तो गोंडवाना में जंगल था, जंगल में टाइगर रहता होगा, टाइगर गाय पे हमला कर देता होगा, तो है ना, गैया के पैर टूट जाते होंगे। तो रानी दुर्गावती क्या करती होंगी? कृत्रिम पैर लगाती होंगी। ठीक है, इतने फैक्ट लिख गए। हाँ, रियल साइंस सेंटर भी है, बिल्कुल। अभी कई और बाकी हैं, इतने देख लेते हैं एक बार। याद हो गए पूरे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय, हाई कोर्ट, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, रत्न परिष्करण केंद्र, रियल साइंस सेंटर, ग्रामीण विकास संस्थान और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, टेबल टेनिस एसोसिएशन, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, त्रिपुरी अधिवेशन, पहला खिलौना बैंक, जियो पार्क, गारमेंट व फैशन डिजाइन क्लस्टर, आधुनिक कौशल विकास केंद्र, गायों के कृत्रिम पैर का प्रशिक्षण केंद्र, प्रतिरूपण केंद्र, रियल साइंस सेंटर। बाकी के कल लिखे थे, उससे पहले परसों लिखे थे। तो फैक्ट 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 पूरे याद हो गए। कहानियां, घटनाएं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही हैं, फैक्ट याद होते जा रहे हैं। काफी है आज के लिए कि और चाहिए? फिर बाकी के फैक्ट और त्रिपुरी और आपके त्रिपुरी के कलचुरी और नर्मदा जी की दो बड़े टॉपिक यहाँ बचे हैं, और बाकी फैक्ट, फिर आपका जबलपुर भी पूरा हो जाएगा। तो क्या जबलपुर समझ में आ रहा है? लगभग 60% हमने जबलपुर, 60-65% कर लिया है, 1/3 और बचा है आपका। तो क्या कटनी के बाद जबलपुर भी थोड़ा समझ में आया? अभी जबलपुर के पर्यटक स्थल बाकी हैं, जबलपुर में त्रिपुरी को लेकर कुछ चीजें बाकी हैं, थोड़ा कलचुरियों को बाकी है, और नर्मदा जी पे बाकी है। रानी दुर्गावती महाविद्यालय, रानी दुर्गावती नाम का कोई महाविद्यालय नहीं है, रानी दुर्गावती नाम का विश्वविद्यालय है। दीप्ति जी बहुत सारे फैक्ट हैं, कितना लिखेंगी आप? है ना, क्लास की सीमा होती है, तो पूरा नहीं लिखवा सकते हैं, और वो उसके लिए कल इंतजार कीजिए। सबको सब समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, 1-2 मिनट का समय है आपके पास। बाकी के फैक्ट और कलचुरी, नर्मदा जी और त्रिपुरी की कहानी कल समझेंगे। फिर बचा कुचा मंडे करके हम लोग इसके बाद मंडला की ओर हमारी यात्रा प्रस्थान करेगी। मंडला डिंडोरी ये करते हुए हम लोग सिवनी बालाघाट करते हुए नरसिंहपुर होते हुए छिंदवाड़ा पांडुरना जाएंगे, और फिर जबलपुर को खत्म कर लेंगे। किसी को फैक्ट का कीड़ा तो नहीं काट रहा है, या कुलबुलाहट तो नहीं हो रही है कि जल्दी बताने मिल जाए बहुत सारा? सूचनाओं को सूचनाओं की तरह और ज्ञान को ज्ञान की तरह ले रहे हो, कि ज्ञान को ही सूचना मान बैठे हो और सूचना को ही ज्ञान मान बैठे हो? सीख रहे हो कि केवल रटने की कोशिश कर रहे हो? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाक्रमों को समझने की कोशिश कर रहे हो? मध्य प्रदेश के इतिहास को, संस्कृति को, राजनीतिक परिदृश्य को जानने समझने की कोशिश कर रहे हो? अपने डीएनए में उतार रहे हो?
कि रट रहे हो, द्वारका प्रसाद मिश्र को भी रट रहे हो, रानी दुर्गावती जी को भी रट रहे हो। क्या व्यक्तित्व में थोड़ा परिवर्तन महसूस हो रहा है? पढ़ने के तरीकों में, सोचने के तरीकों में थोड़ा परिवर्तन महसूस हो रहा है? चलिए 11 बजे से आपकी दूसरी क्लास है, उसका रिवीजन करके आइए, है ना। पूरा आपका जैन बौद्ध साहित्य, मध्य प्रदेश से संबंधित पुराण, जैन बौद्ध साहित्य, रामायण महाभारत वाली चीजें। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं बाकी के फैक्ट्स। और कल हमारी क्लास का मुख्य आकर्षण रहेगा नर्मदा जी, तो कल हम नर्मदा जी को कवर करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों के? जय हिंद, जय भारत। क्लास का करते हैं समापन, कल इसी समय मिलते हैं, ट्रेन में समय पे आ जाइएगा। सर वर्तमान में मातरी के नाम भी, मटरी, मटरी के नाम, कौन से मटरी के नाम? इतना कम, इतना आप लोगों को कम पड़ रहा है क्या? सब याद होते जा रहा है? देखिए धीरे धीरे खाइए, ये बता दीजिए, वो भी बता दीजिए, ये भी। इतनी अपच हो जाएगी ना, तो ना कुछ खाने लायक रहोगे ना बैठने लायक रहेंगे। जितना मिल रहा है धीरे धीरे पचाने की शक्ति रखिए। ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। हर चीज समय और क्रम के अनुसार होती है, समझ गए? और जो टॉपिक चल रहा होता है उसी से संबंधित चीजें बताई जाती हैं। तो कल मिलते हैं 9:30 पे। कल इस हफ्ते की आपकी अंतिम क्लास रहेगी। तो कल हम लोग नर्मदा जी के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, नर्मदा जी के कल दर्शन करेंगे। है ना, इतिहास से लेके, भूगोल से लेके, राजनीतिक परिदर्शन का सब कुछ जानेंगे नर्मदा जी के बारे में। ठीक, तो कल समय पे आइएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक, और बढ़िया लिखिए चीजों को। कल देखते हैं कौन से वो 5-7 लोग होते हैं जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं।